बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह बखैर, एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ सुहा अफजल और मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से अरमीत सिंह। लेकिन पहले लाहौरियों को ऑफिशियली सर्दी बहुत मुबारक हो। वो इसलिए क्योंकि रात को पहली एक ऐसी शाम थी जो लग रहा था कि हाँ सर्दियाँ आ नहीं रही, सर्दियाँ आ चुकी हैं। और आज सुबह की अगर मैं बात करूँ तो आपने फ़ज़ा में वो खुनकी महसूस की होगी जो कि सिर्फ सर्दियों में आप महसूस करते हैं। तो फाइनली ऑफिशियली अगर मैं कहूँ कि सर्दियाँ लाहौर में आ गई तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होगा। अब ये मुबारकबाद हम भी लाहौरिये भी ले लेते हैं इस्लामाबाद से, यानी हरमीत सिंह के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। और सर्दी हमारे पास भी आ गई है जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया कि कल 3 बजे यहाँ बारिश शुरू हुई और तकरीबन पूरी रात यानी 10 बजे तक आप ये कह सकती कि बारिश इस्लामाबाद में चलती रही। और बारिश कह के कतरा ऐसा लग रहा था ठंडा ठार, यानी जैसे बर्फ पिघली हुई बर्फ हो तो ऐसी ठंडी ठार बर्फबारी बारिश हुई है। और कुछ इलाकों में बर्फबारी के भी जो हैं वो खबरें भी आ रही हैं। लेकिन बहरहाल सर्दी आ नहीं रही बल्कि सर्दी आ चुकी है। और ये सर्दी जो हम ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं ना कि नॉर्दर्न एरिया से बर्फ पिघलने के बाद और वहाँ मौसम शदीद ठंडा होने के बाद ठंडी हवाएं इस्लामाबाद आ जाती हैं। और चले शुक्र है इस्लामाबाद से आप लाहौर भेज देते हैं। लेकिन चले जी, ऑफिशियली लाहौरिये जो है वो सर्दी इंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे ख्याल से हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है क्योंकि मुश्किल तो 1 से 2 माह की सर्दी होती है। लेकिन आपको पता है भी क्लाइमेट चेंज की वजह से अरमीत पाजी कहा जा रहा है कि सर्दियों का टेन्योर भी थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन इससे मेरे ख्याल से लाहौरिये तो एक्साइटेड ही है और बल्कि पूरा पाकिस्तान ही, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर हम देखें ज्यादातर जो इलाके हैं, खासकर जो शुमाली इलाके जाते हैं, दीगर इलाके जो आसपास सवात के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे सर्दियाँ, पाड़ा चिनार के इलाका हो गया, वज़ीरिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सर्दियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। यानी जैसे जैसे सितंबर का महीना आता है तो फिर वहाँ पे पंखे वगैरह सारा कुछ जो है, वैसे तो जून जुलाई में बड़े कम लगते हैं लेकिन बहरहाल वहाँ पे सर्दियाँ पहले आना शुरू हो जाती हैं। और अब अगर हम देखें तो इस्लामाबाद फिर बहुत करीब है मरी के और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन लाहौर पहुँचते पहुँचते सीधे टाइम लग जाता है। लेकिन बहरहाल अब लाहौर में भी सर्दी आ चुकी है और वक्त जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो दौरानिया है गर्मी का जिस तरह बढ़ रहा है तो अब कुछ खबरें ये भी आ रही कि हाँ सर्दियों का दौरानिया जो है वो भी बढ़ सकता है। लेकिन चलिए दौरानिया की हम बात कर रहे हैं। हमारा और आपका जो सफ़र होता है वो 2 घंटे का उसका दौरानिया होता है और वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन चूंकि सर्दियों में आपको पता है दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है। अपनी रूटीन को बेहतर करने की कोशिश करें, जितनी नींद पूरी कर सकते हैं उतनी नींद पूरी करें और दिन में जल्दी जल्दी काम निपटा लें ताकि छोटे दिन जो है वो आपके काम के एतबार से छोटे ना बढ़ें। बट ऑल्दो आपने बेहतरीन तरीके से अपने दिन का आगाज़ करना है और उस आगाज़ के लिए हम आपके दिन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जी आपके सामने हाजिर है। 2 घंटे का रनडाउन आपसे शेयर कर लेते हैं जिसे मैं और हरमीत पाजी कहते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो हमारी टीम 2 घंटे की स्टोरीज में क्या क्या स्टोरीज आपके लिए लेकर आई हैं, पहले सबसे हम जिक्र कर लेते हैं आज होने वाले वर्ल्ड कप के मैच का, यानी श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का टाकरा होगा। वैसे तो भारत ने अपनी मेहमान नवाजी की कोई कसर नहीं छोड़ी। ज़ैनब अब्बास वाले केस का आपको पता ही होगा कि अब उन्हें भी धमकियां दी जा रही है, FIR काटी जा रही है। वो वतन वापस पहुंचने के लिए अब भारत से रवाना हो चुकी हैं, दुबई इस वक्त मौजूद है। क्या ही हम कहें उनकी मेहमान नवाजी और वर्ल्ड कप को होस्ट करने का एज अ होल अगर हम उनकी बात करें तो क्या ही आप होस्ट कर रहे हैं। खैर लेकिन आज के मैच की हम डिटेल में बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आपका हमारा ये जो फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज, उसमें आज कौन कौन से डोज हम आपको कहाँ से देंगे ये भी आज का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे, मुल्की सियासी मंजरनामे पे एक नजर डालेंगे और वो डिटेल में ही डालेंगे। तो फिर आगे चलते हैं, आगे चल के आपको बताएंगे कि मेंटल हेल्थ इज रियल। और मैं हमेशा कहती हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अरसे बाद पिछले 5-1 सालों में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बाकायदा इस चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दी है कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है। तो अगर आप दिमागी तौर पर ठीक नहीं होंगे तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा और वो दिमाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि आप पागल हैं या आपको कोई नफ्सियाती मसला, आपको रजू करना चाहिए, कंसल्टेशन ज़रूरी होती है। आगे बढ़ेंगे, एक अजीबोगरीब तरीके से आपकी हजामत करने वाला एक आर्टिस्ट जो कि टोके से भी बाल काट लेता है, बालों को आग लगा के भी बाल काट लेता है, वो कौन है? ये आर्टिस्ट आज के शो में हमारे साथ होंगे तो इनको भी हम प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और आपसे चिट चैट करेंगे, आपसे उनकी बातचीत कराएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साहिवाल से एक और रिपोर्ट है, किस बारे में है ये टू बी कंटिन्यूड डाल देते हैं। उसके लिए आपने ये वाला पैकेज और रिपोर्ट जो है वो मिस नहीं करना। सो स्टे विद अस। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको पता है टॉप स्टोरीज के फौरन बाद हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, डेली डोज के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। पहला डोज हमने आपको कराची से देना है। बेसिकली अगर हम बात करें ना अरमीत पाजी तो डोज तो टर्की से है, लेकिन हम आज आपको कराची से देंगे। अब आप भी गेस कर रहे होंगे ये टर्की और कराची का क्या ही डिस्टेंस है जो कि हमने ऐसे कवर कर लिया है।
उस्मान किसने नहीं देखा? ओह माय गॉड, मेरा तो वो मोस्ट फेवरेट टर्किश ड्रामा है और मैंने उसको जिस तरह से देखा है, मेरे ख्याल में बहुत सारे लड़कियों का फेवरेट है। अच्छा, मैं उस्मान की बात नहीं कर रही, उस्मान इटसेल्फ ड्रामे की बात कर रही हूँ। और दो, अगर हम सल्तनत उस्मानिया की बात करें, उनकी स्ट्रगल की बात करें, उस वक्त के कबाइल की बात करें, कबाइल से कौम बनने तक का जो सफ़र ये तुर्कियों ने तय किया है, वो बड़े खूबसूरत तरीके से उस ड्रामे में उन्होंने डिपिक्ट किया है। और उस्मान तुर्रोस की अगर हम बात करें तो आप इतनी सीरीज देख लें, लेकिन फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो जनाब एक किरदार है उसमें उस्मान का, जिसके आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खवातीन खासतौर पे बड़ी तादाद में बहुत बड़ी फ़ैन है। तो वो जनाब अब तुर्की से कराची पहुंच गए और कराची उनको देखने के लिए जो इस वक्त पूरे कराचियंस उमड़ आए हैं, वो खुद हैरान हो रहे हैं इस बात से कि हमेशा पाकिस्तान में बड़ी मोहब्बत मिली है, आपको पता है। और तो काजी जब पाकिस्तान पहुंचे थे तो उनको भी बड़ा वार्म वेलकम किया था। और अब एक बार फिर से तुर्क ड्रामे में उस्मान का किरदार अदा करने वाले ये अदाकार जो है वो कराची पहुंच रहे हैं, उनको देखने के लिए पूरा कराची सैलाब की तरह उमड़ आया है और ये मनाजिर आपके सामने है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सोहा। इससे कबल अगर हम टर्की के ड्रामों की बात करूं तो सिर्फ ना पाकिस्तान में बल्कि हम हिंदुस्तान में भी हमने देखा कि काफ़ी मकबूल हैं और जिस तरीके से इनका जो किरदार था, और ज़ाहिर बात है टर्की मेरे ख्याल में एक वाहिद मुस्लिम कंट्रीज़ में आता है जो अपने कल्चर पे, अपने रीत रिवाज पे बड़ा फ़ख्र भी करता है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रमोट करने के साथ साथ वो पूरी दुनिया को भी ये अपना कल्चर से रोशनास कराता है। तो मेरे ख्याल में वो जो किरदार था वो उस्मान के हवाले से मैंने भी वो कुछ किस्तें मैंने भी देखी। लेकिन जब ये हिंदुस्तान गए, इससे कबल इनका दौरा था हिंदुस्तान की तरफ, वहां पे भी मैंने देखा कि बॉलीवुड के अदाकार इनको रिसीव करने के लिए वहां पे मैंने भी देखा कि ख्वातीन की बहुत बड़ी तादाद, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। फिर कराची के जब ये इनकी आमद हुई है तो सोशल मीडिया पे हमने देखा कि एक मॉल की तरफ ही जाते हैं और ये मॉल की तस्वीर भी आप अगर आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इसी में ज्यादा तादाद जो है वो खवातीन की, और यकीनन बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो थे उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन ये जब एंटर होते हैं तो तब वो जिस तरीके से इनका इस्तकबाल किया जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ तुर्की में नहीं बल्कि आस पास पड़ोस के जितने ममालिक हैं उन्होंने जो किरदार निभाया बड़े ज़बरदस्त तरीके से निभाया। और एक तो वो खूबसूरत उनकी पर्सनालिटी, बड़े मज़े की, बड़े खूबसूरत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, जिसकी वजह से ख़ासकर वो ख़वातीन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और यही वजह है कि वो ख़वातीन में ज़्यादा मकबूल हैं। और आपने दोस्त फरमाया कि इससे पहले भी टर्की के 2 अदाकार जो आए थे उनका भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हरमीत खूबसूरती की वजह से खवातीन में और अपने किरदार की वजह से मर्द हजरात में अच्छे खासे फेमस ये उस्मान किरदार के जो अदाकार हैं, जब वो कराची पहुंचे मेरे ख्याल से उनको किसी ने बताया नहीं कि लाहौर है, ताकि वो लाहौरियों के पास भी आते और उनको पता लगता है कि लाहौर के लोग भी उन्हें कितनी मोहब्बत करते हैं। बल्कि मैं अगर अपनी इर्द गिर्द के लोगों की बात करूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाती, अपने पैनल की बात ही कर लेते हैं। मेरी प्रोड्यूसर साहबा कह रही है कि अगर मैं कराची होती तो इनसे मिलने के लिए ज़रूर जाती। तो मेरे ख्याल से हरमीत पाजी कराचियंस काफ़ी खुश है, लाहौरियों को ज़रा थोड़ी सी मायूसी हो रही कि वो उस्मान को ज़रा करीब से देखना चाहते थे। बट ऑल दो आई डोंट नो कि इनके स्केड्यूल में भी लाहौर का विजिट है कि नहीं है। लेकिन की बात आपने कर दी वैसे। हाँ कह दे आप, अगर मैंने मिलना होगा ना मैं कराची भी चली जाऊंगी। खैर लेकिन चले इनको जो कराचियंस है वो काफ़ी वार्म वेलकम कर रहे हैं। लाहौर ये ज़रा थोड़े से अपसेट है इस हवाले से कि आपने क्यों नहीं, अब पता नहीं इनके स्केड्यूल में है कि नहीं है कि उन्होंने लाहौर आना है कि नहीं आना। बहरहाल पाकिस्तान में है तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से हम इनको वार्म वेलकम करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर हमने आपको देनी है, गजा से खबर है। ऑब्वियसली गजा की सूरत हाल इस वक्त आप बाखूबी जानते हैं, लेकिन वहाँ पर चूंकि हम जब आर्टिस्ट को देखते हैं और वहाँ पर मौजूद जिंदा दिल लोगों को देखते हैं, वो फ़लस्तीनी जो इतने बुरे हालात में भी अपने आप को जगाए रखे हुए हैं, अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, उसमें से एक ये नौजवान भी है। मौसीकी का ये शौक रखता है और शौक रखने वाले इस नौजवान ने एक अनोखा कारनामा कर दिया है। मतलब बचपन से इसको मौसीकी का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से एक पूरा ड्रम सेट जो होता है वो नहीं था इनके पास। उन्होंने क्या किया, रिसाइकलिंग को अपनाया। और आप देखिए कि अगर हम बाइक की बात करें, बाइक के चेन की बात करें, क्लच की बात करें, मुख्तलिफ बाल्टियों की बात करें, लकड़ी की प्लेट और ट्रेस की बात करें, उनको मिला के बाकायदा पूरा ये एक उन्होंने ड्रम सेट बनाया है। उसको वो बजा रहे हैं और उसकी धुन वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बाकायदा एक ड्रम सेट से आती है। और बच्ची साथ बैठ के कितनी खूबसूरती से इंजॉय कर रही है। बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि एक तरफ जंग व जदल और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस सारी चीज़ों से अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं, अलहदा रहते हैं। और फिर अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, बहुत सारे आर्टिस्ट हमने अपने शो में भी उनके बारे में डिस्कस किया और बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत सारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं वो छाए रहते हैं। लेकिन वाकई में आपने तो फरमाया कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस किस्म की सूरत हाल है, उसके बावजूद अगर आप देखें तो ये अपनी धुन
में बिल्कुल मस्त ही नज़र आते हैं और वाकई में अपने काम की वजह से वो पहचाने भी जाते हैं। और उस काम की वजह से अगर डिस्कशन हो रही तो इसलिए हो रही है कि हाँ, उन हालात में भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी की आस लगाए, ज़िंदगी की उम्मीद लगाए, जीने की जो है बात वो करते अपने मौसीकी के अपने नए स्टाइल से ये एक पैगाम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी वीडियो है, बड़े मज़े की है और ख़ासकर सोशल मीडिया पे काफ़ी ये वायरल है। और बस इसीलिए तो कहते हैं कि जिन हालात में जीना मुश्किल है उन हालात में जीना लाजिम है। तो फिर देखिए ये बिल्कुल फिट आता है उन तमाम गज़ा के इस वक्त बासियों पे। 22 लाख की जो आबादी है सिर्फ गज़ा की, जिसमें से 11 लाख सिर्फ बच्चे हैं। और इस वक्त जो हालात वहाँ पे यकीनन उस तरह के हालात में अपने आप को, एक सर्वाइवल की जंग ही है हरमीत बाजी जो इस वक्त वहाँ पर चल रही है, और उसमें अपने आप को आबाद रखना, अपने आप को ज़िंदा रखना, उन हालात के बावजूद भी कोशिश करना कि आप और आपसे मुंसलिक लोग जो हैं उनको हौसला हिम्मत दी जाए। तो यकीनन इस तरह के आर्टिस्ट लोग जो हैं बड़े बाखूबी तरीके से इस तरह का काम सर अंजाम देते हैं। तो यकीनन ये एप्रिसिएशन वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। आपको एक हैरान कुन मैंने कुछ फिगर्स देने हैं आज, और वो ये है कि नूडल्स बड़ा इंस्टेंट फूड समझा जाता है। रात को आपको जिस पहर भूख लगे, आपको 5 से 7 मिनट लगते हैं, आपके नूडल्स बन जाते हैं। और नूडल्स खाने का मज़ा किसको नहीं आता। कोई पसंद करता है सूपी नूडल्स और कोई पसंद करता है एक ड्राई नूडल्स। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो यस, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। लेकिन कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में ऐसे हैं, हमें लगता है कि हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी नूडल्स ज़रूर खाता होगा। लेकिन आपको पता है 59% यानी 59% आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जिन्होंने नूडल्स कभी टेस्ट ही नहीं किए। हरमीत पाजी, टेस्ट ही नहीं किए, मतलब उनको पता ही नहीं कि टेस्ट कैसे है। बात आपकी दुरुस्त है सोहा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। अब हम तो रहते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नूडल्स के हवाले से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि है क्या चीज़। खासकर उनको चाइनीज़, वैसे तो है खुराक भी चाइनीज़ की है, लेकिन चाइनीज़ खुराक के साथ मुंसलिक किया जाता है। और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं खाते कि शायद इसमें चाइनीज़ का कुछ मिलाया हुआ हो, लेकिन बहरहाल इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। और मुझे थाई नूडल्स जो है वो मैं बड़े मज़े के बनाता हूँ, और उसको पहले फ्राई करो, फिर उसमें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स जो है वो हल्के फुल्के फ्राई करके उसमें ऐड करो, तो उसका बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग, हाँ एक चीज़ है कि भाई भूख लगी हो, आसपास कुछ भी ना हो, तो विद इन मिनट्स जो है वो कहीं ना कहीं ये नूडल्स तैयार हो जाते हैं और आपकी भूख जो है वो मिट जाती है। और उसमें चटपटे भी हैं, बड़े मज़े मज़े की भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट और फ्लेवर जो है वो इसमें अब आए हुए हैं मार्केट में। लेकिन गाँव में, देहातों में, बहुत सारे शहरों में चाइनीज खुराक के साथ उसको मुंसलिक किया जाता है। कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि मुझे लगता ये भी मकरूह है कि ज्यादातर जो है ना वो बच्चे ज्यादा नूडल्स को पसंद करते हैं। वो स्ट्रीट नूडल्स हो या फिर आपके चाइनीज नूडल हो, या आपने जो इंस्टेंट बनाने हैं, सिर्फ गर्म पानी रिक्वायर्ड होता है आपको, और आपने इसके अंदर ही एक मसाले का पैकेट होता है, उसी से आपने बना लेता है। तो क्विक और इंस्टेंट आपकी जो रेसिपी है वो इसकी है, इसलिए मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, खासतौर पर जो हॉस्टलाइज होते हैं। लेकिन अभी भी 59% एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनको टेस्ट पता ही नहीं है। तो हमें लगता है हर कोई खाता है, ऐसा नहीं, हर किसी का नूडल्स का टेस्ट नहीं होता। अगर आपका और मेरा है तो इट डजंट मीन कि सबका है। सो ये एक परसेंटेज है जो आपको हैरान कर देगी मेरे ख्याल से। हमने एक ब्रेक लेनी है, डेली डोज, और एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज उस शख्सियत को याद करने का दिन है जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया के सामने प्राउडली सीना तान कर ये कह सकते हैं कि हमें क्या एटमी ताकत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, आज उनकी चूँकि बरसी मनाई जा रही है। एक ऐसी शख्सियत जो कि बाबा पाकिस्तान, अगर हम उन्हें कहें कि उनकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में किस तरह से पाकिस्तान ने एक साइंसदान के तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को ना सिर्फ माना, बल्कि अगर यूँ कहें कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में उनको नाम को इस तरह से जाना जाता है कि जब 1976 में वो पाकिस्तान वापस पहुँचे, तो अरमीत वापस पहुँचने के फ़ौरन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर जिस लेबॉर्ट्री में उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए उस काम का आगाज़ किया, जिसके बाद हम उस वक्त सदर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको पता है कि उस वक्त उस लेबॉर्ट्री का नाम AQ खान लेबॉर्ट्री रख दिया गया। और चाक़ी के मकाम पर जब एक के बाद 2, 3, 6 एटमी धमाके किए गए, जिसके बाद पाकिस्तान के पास भी ये क्रेडिट दुनिया के सामने पेश करने के लिए आया कि हम एक एटमी इस्लामी मुल्क है। तो हमारी तरफ अगर मैली आंख से देखा जाएगा तो हम बिल्कुल वेल इक्विप्ड है और एक बेहतरीन सा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये क्रेडिट जो है ये उनके सर जाता है और आज उनको याद करने का दिन है।
हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। कहीं न कहीं आज अगर हम अगर पूरी दुनिया को अगर हम डट के खड़े हैं और आस-पास पड़ोस में अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे ममालिक जो ना चाहते, बल्कि अभी भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, और जो जिन हालात का पाकिस्तान को सामना है, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी। लेकिन सबसे बड़ा डर जो है, जो खौफ है, वो यही है कि कहीं न कहीं हम एटमी ताकत हैं, और जिस शख्स ने, जिस शख्सियत ने इसको एटमी ताकत बनाया, यकीन माने मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम उस दुनिया में रहते हैं कि हम याद करते हैं फिर मरने के बाद। तो अगर हम पड़ोस में देखें तो उन्होंने अपने एटमी धमाके करने वाले साइंटिस्ट अब्दुल सलाम को क्या किया, प्रेसिडेंट बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उनके साथ क्या किया, वो तारीख का एक हिस्सा है। और मुझे उससे ज़्यादा अफसोस इस बात को होता है कि आज उनकी बरसी है, और मुझे वो शाम आज भी याद है कि शदीद बारिश थी। फैसल मस्जिद में हम रिपोर्टिंग के लिए गए, तो मैं सोच रहा था कि शायद इमरान खान साहब जब उस वज़ीर आज़म थे, वो या उनके कोई बड़े मिनिस्टर साहब जो हैं वो आके तशरीफ़ लाएंगे, जनाजे में शिरकत करेंगे। लेकिन कोई कदावर शख्सियत या कोई बड़े पार्टी रहनुमा या कोई मिनिस्टर जो है वहाँ पे मैंने नहीं देखा, जो कि बहुत ही अफसोसनाक था। बहरहाल उनकी जो खिदमात थी, बेपनाह खिदमात थी। 1998 में जब एटमी धमाके हुए, यकीनन हमें याद है, हम छोटे छोटे थे, और जितनी भी बुक्स आई थी उस वक्त, किताबें आई थी, और वहाँ पे उन्हीं का नाम, उनकी तस्वीर के साथ और उनका नाम दर्ज होता था। और हम उनको उनके उनके बैजेस जो हैं उन्होंने हमने सीने के साथ हमने ऐसे चस्पा किए होते थे और लगाए होते, और बड़े फ़ख्री अंदाज में कहते थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर हमारे हीरो हैं। लेकिन इस हीरो के साथ आखिरी अयाम में क्या हुआ वो आप सबको याद है। यहाँ पे करीब F8 का जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल है F8 के करीब, वहाँ पे इनको रखा गया, और पूरा गेस्ट हाउस जो था, जो इनका घर था, वो बिल्कुल घर में ही इनको नज़रबंद कर दिया गया था। और हम दूर से जाते थे, जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हम आते थे दोस्तों के पास, तो वहाँ से हम जाके इनका दीदार करने के लिए जब भी जाते थे तो दूर से ये हाथ हिला के हमें रिस्पॉन्स दिया करते थे। तो ये सिचुएशन मैंने बड़ी करीब से देखी है। मैंने उनका जनाजा देखा है, उनके आखिरी हालात, और फिर वो उनका वो इंटरव्यू जिसमें वो ये कहते हैं कि काश मैंने जो किया मैं ना करता। सो बहरहाल हमारे जितने भी हीरोज़ हैं अब जो काम कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के ये बेनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ अपनी इस रियासत से, अपने इस वतन से, कि खुदा उनको थपकी दें, उनको हौसला दें, ताकि वो मुल्क का नाम जिस तरह कदीर साहब ने रोशन किया, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल थपकी देनी होगी, हौसला देना होगा, हीरो को हीरो समझना होगा, तब जाके पूरी दुनिया में हम सब की कदर होगी, वरना इसी तरह अगर रहेंगे तो रुसवा हो जाएंगे। हरमीत, आप बिल्कुल आखिरी अयाम की बात कर रहे हैं, और अगर हम उनके मतलब तारीख़ की बात करें, उनके उस करियर की बात करें, जो पाकिस्तान में मौजूद 15 साल गालिबन हायर स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर उन्होंने गुजारे। और आपको पता है 1976 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कॉल पर वो पाकिस्तान वापस पहुँचे, और जो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम है उसमें शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने उस लेबॉर्ट्री का नाम तब्दील करके AQ खान लेबॉर्ट्री रख दिया, और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर चागी के मकाम पर जो हमने धमाके करने के बाद पाकिस्तान के नाम ये क्रेडिट किया, यकीनन ये तमाम बातें जो हैं वो नुमाया है और क्रेडिट देने वाली हैं। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं और जिस चीज़ पर आप रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बेतहाशा ऐसे इंटरव्यूज़ मौजूद है कि मुझे भी आज याद है, फुटपाथ पर वो बैठे हुए थे और गालिबन निजी TV चैनल के एक एंकर से वो बात कर रहे थे, और उनका कहना ये था कि मैं पाकिस्तान वापस आकर जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मतलब वो मुल्क पाकिस्तान जिसके वो साइंसदान हैं, जिसको उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपनी मादर मिल्लत समझा, और समझा कि ये मेरी मट्टी है, ये मेरी माँ की तरह है, और जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, और सबसे बड़ी कुर्बानी ये कि अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। लेकिन ये सारी इस वक्त जो हम देख रहे हैं, हम अभी इस पर बात कर लेते हैं। हम तो बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट हेड AQ लेबॉर्ट्री हमारे साथ मौजूद है, शौकत विर्क इन्हें कहते हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। सर कहिएगा कि आज AQ खान को याद करने का दिन है, यकीनन पाकिस्तान के ऐसे हीरो है जिनको आज हम सबको मिलकर याद करना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं इस वाले से ये कहूँगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर किन्हीं का नाम आता है, उनमें से टॉप पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का नाम आता है। बिल्कुल ठीक। और ये क्रेडिट जो उसने पाकिस्तान का खिताब दिया था वो डॉक्टर शौकत विर्क को जाता है, मुझे जाता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दूं। जी जी। 2004 में जब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को नजरबंद कर दिया गया, उनसे बयान दिलवा के TV पे,
तो 6-7 साल का अरसा था कि कोई उनसे मिल नहीं सकता था और हम तरसे हुए थे उनसे मिलने के लिए और कोई सीन नहीं था। फिर 2010 में हम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में, वहाँ के जस्टिस इजाज चौधरी साहब कुछ रिलीफ देते हैं कि आप डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब बता के मूव कर सकते हैं कि कहाँ जाना उन्हें, कुछ रिलीफ मिलता है उनको ना। फिर 2010 में रिलीफ मिलता है लेकिन पाबंदियां तो जारी रहती हैं। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही था कि हमने इनको सिक्योरिटी इसलिए दी हुई है कि कोई जो है इनको नुकसान ना पहुंचा सके। उनके साथ एक कर्नल लेवल का ऑफिसर मूव करता था, उसके साथ 5-7 गाड़ियां होती थी, रेंजर की होती थी, पुलिस की होती थी और एसपीडी की होती थी। ठीक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, तहफ़्फ़ुज़ अपने हीरो का सिलसिला करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब एक आम सादा इंसान की तरह लाइफ गुजारना चाहते थे। वो कहते थे यार मैं इन प्रोटोकॉल से, इतनी ये चीजों से मैं तंग हूँ। शौकत विरक साहब, अगर हम देखें बेपनाह खिदमात हैं उनकी, और जो आपने बात की, जो आपने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी वो हमारे दिलों में, हमारे दिलों में जो एहतराम है वो हमेशा रहेगा। अगर हम बात करें उनकी लाइफ के हवाले से, बड़े करीबी आपके रहे और आखिरी आयाम की अगर मैं बात करूं तो उससे कबल वो पॉलिटिक्स में भी आए, पॉलिटिक्स आए तो वहां पे भी मायूसी हुई। क्या 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 बातें आपके साथ शेयर किया करते थे सारी सूरत हाल में जब पॉलिटिक्स में आए, फिर उससे कबल हॉस्पिटल का क़याम अमल में आया? बस मैं ये चाहूंगा, मैं आपको एक बात बताऊं कि डॉक्टर साहब को भी सियासत में किसी ने घसीट दिया था। डॉक्टर साहब नहीं सियासत में आना चाह रहे थे। पहले तो मैं वो पहले वाली बात के 2 फिक्रों में मुकम्मल करता हूँ कि जब 2010 में इजाज चौधरी साहब ने उन्हें रिलीफ दिया तो हमने 2011 में बज़्म अहबाब के नाम से एक हॉस्पिटल चल रहा था, हमने मुशावरत से डॉक्टर साहब की उनका नाम तब्दील करके डॉक्टर ए क्यू खान हॉस्पिटल रख दिया। उसके बाद हमने 2013 में ट्रस्ट ए क्यू खान हॉस्पिटल ट्रस्ट रजिस्टर किया, जिनको उनकी मुल्की खिदमात की बेस पर उन्हें चेयरमैन मुंतखब किया और उन्हें फिर थोड़ा सा, बेशक एजेंसियों ने, दूसरे लोग हमें मना करते थे लेकिन हमने कहा कि वेलफेयर का काम, इन्हें पार्टिसिपेट करने दे। तो हमने, अल्लाह का शुक्र है कि शौकत विरक ने अपनी टीम के साथ मिलकर उनको पार्टिसिपेट करवाने दिया। वो थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिला तो हल्की फुल्की से मूवमेंट कर लेते थे। अब जो पार्टी की बात कर रहे हैं तो पार्टी डॉक्टर साहब नहीं चाह रहे थे, क्योंकि एक तो फंक्शन, ऐसे फंक्शनों में जब जाते थे दुनिया बड़ी इज्जत करती थी, खड़े होकर क्लैपिंग करती थी 10-10 मिनट। तो एक जगह गवर्नर भी थे, मियां मोहम्मद सोमर भी थे, सारे लोग थे, तो डॉक्टर साहब की ज्यादा इज्जत की गई। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब आपको वजीर आजम सदर बनने की जरूरत ही नहीं, उसके बगैर आपकी इन सदर और वजीर आजम से ज्यादा इज्जत होती है। ठीक है ना? तो डॉक्टर साहब बड़े खुश हुए, कहते हैं हाँ विरक भाई। मैं कहा जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो मुझसे शेयर किया करते थे काफी बातें हैं ऐसी कि यार ये सारा कुछ जो मुझ पे इल्जाम थोपा गया था कि मैंने थोड़ी किया। ठीक है ना? और ये मैं इधर अब मीडिया पे सारे लोग समझते हैं कि मुझ पे जो है ना, सीधी सी बात है, मुझ जो हुक्म दिया गया है तो उस हुक्म के मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत किया, बाकी ये कहानी घटी गई है। ठीक है ना? आपको पता है कि सारे मुल्क, दूसरे कंट्रीज खिलाफ ही थे हमारे एटमी प्रोग्राम के, और जहां तक ये था कि हर किसी ने, कोई भी मुल्क देख लें, उसने एटमी ताकत बना है तो उन्होंने कुछ ना कुछ दाएं बाएं से चीजें ली हैं। ठीक है ना? तो वो हम पे क्यों सारी चीजें मसलत होती हैं। शौकत विरक साहब, आपका बेहद शुक्रिया जो आपने अपनी उनकी पर्सनल तौर वो जो आपसे बातें किया करते थे वो हमसे शेयर किया, हमें वक्त दिया, बेहद शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी ए क्यू खान अस्पताल शौकत विरक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हरमीत, जिस तरह से उन्होंने बातें की, यकीनन उनकी जो थॉट थी उस वक्त वो अपने करीबी लोगों से शेयर करते थे, जबकि इनसे वो शेयर की, और वही थॉट जो इसके बारे में हम बात करते हैं कि वो पाकिस्तान में होने वाली सियासत हो, वो माशर इक़्तिसादी सूरत हाल हो, उस पर जो वो समझते थे और जो वो बात करते थे, यकीनन आम शहरी भी वो अच्छे तरीके से जानता है कि हमारे वो हीरो जिनकी कदर हमने उस तरह से नहीं की जिस तरह से करने का हक बनता था। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो अभी तक जिस चीज़ के बारे में मुसलसल बात की जा रही है वह है अदालती इस्लाहात, और यकीन पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि अगर हम तारीखी अदालती निज़ाम की बात करें तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। हरमीत, एक आम पब्लिक जो है या आम ले मैन क्या रिव्यू रखता है इस हवाले से, चूँकि आपका इंटरेक्शन कंपैरेटिवली फील्ड में लोगों से ज़्यादा होता है,
आप क्या समझते हैं कि इन कैमरा जो प्रोसीडिंग है, इन कैमरा जो हियरिंग है, उसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है और हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं आते साथ ही मतलब 17 के बाद 18 को ही उन्होंने एक तो फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, तमाम वकला बरादरी और तमाम जो जजेस साहिबान थे वो इस हवाले से काफ़ी खुश भी थे क्योंकि लास्ट टाइम जो फुल कोर्ट आपका इजलास हुआ वो 2019 में हुआ था और उसके बाद अब जो है वो रिव्यू लोगों का जो आ रहा है, इस हवाले से आपको क्या फीडबैक मौसूल हो रहा है? सुहा माजत के साथ मैं तो सच्ची जो बात बात है करूंगा। बहुत खुल के तो जो हकीकत है वो सबके सामने है कि बहुत सारे केसेस आपके पास 2.5 लाख के करीब केसेस जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ कोर्ट्स में पड़े हुए हैं जिसकी प्रोसीडिंग नहीं हो रही। आप उसमें मेरा भी केस ये ले ले कि मेरे अच्छा, भाई का आपका मर्डर भी केस है, वो भी इसी तरह पड़ा है 3-4 साल से और वो उसी तरह तारीख पे तारीख हो और तारीख पे तारीख वही सिलसिला चल। हालांकि हाई प्रोफाइल केस, इसी तरह बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो पड़े हैं पेंडिंग में। अगर हम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जब आमद के दिन करीब थे तो बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी। अब जहां जहां पे आप जाएं, जिन जिन लोगों से पूछें, वाकई में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोर्ट लाइव सेशन जो है सारा कुछ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। लेकिन आप ये अंदाजा लगा लें कि बहुत सारे लोग जो मेरी तरह इंग्लिश नहीं समझते हैं तो कम से कम उनको भी समझ आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक कोर्ट रिपोर्टिंग मैंने की है और जाता था बैठता तो सीखने का बड़ा टाइम लगता है, फिर एक आम आदमी जो है उनको सीखने में या समझने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन बहरहाल अभी बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग हैं, तकरीबन 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं जिसका फैसला लाजिम है, जो होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन मेरा जब होता है, जब मैं जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो एक शख्स मुझसे मिले, 1948 का केस था और उसके पूरी फैमिली, उसमें 2-3 बंदे जो थे बुजुर्ग, वो दुनिया से चले गए। उस केस का फैसला तब आया था, 2021 की बात है ये। तो 136 नंबर पर है हम पूरी दुनिया में। तो मैं क्या कहूँ, लोग क्या कहेंगे, आम आदमी तो बेचारा रुल रहा है क्योंकि तारीख पे तारीख वकील अपने पैसे ले रहा है, वकील का अपना सिस्टम चल रहा है। इधर आते हैं तो जब आप एप्लीकेशन आप देते हैं, आपका जो केस है वो जब लगता है, कराची से जो शख्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ आता है बेचारे को क्या क्या नहीं झीलना पड़ा। यहाँ पे होटल में स्टे करना होता है, आके जब सुबह होती है तो तारीख बदल जाती है। तो सिस्टम के हवाले से कहीं ना कहीं गिला शिकवा आज भी है। और हमें गिले शिकवे के बावजूद भी किसी हद तक इस चीज को आम पब्लिक जो है वो खुशाइन तो कह ही रही है। लेकिन चलिए फिर भी इस पर हम बात कर लेते हैं। आसमा वदूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। यस मिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि अगर मुल्की अदालती इस्लाहात के बारे में हम बात करें तो आप क्या समझती हैं कि तारीख, अदालती तारीख जो है हमारी, उसमें कभी ऐसा हुआ नहीं, फुल कोर्ट इजलास बहुत कम हुआ करते थे 2019 के बाद। अब हमने ये नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद ये चीज़ें हमने देखी है कि इन कैमरा आपकी प्रोसीडिंग हो रही है और लाइव आपके नेशनल टीवी के थ्रू जो है तमाम निजी चैनल्स को दिया जा रहा है। तो इस पर आप क्या समझती हैं, आप क्या रिव्यू करती हैं इन प्रोसीडिंग्स पे? देखिए जी, जुडिशरी की जो सक्सेस होती है ना और जुडिशरी की जो ट्राइम्फ होती है वो इन बड़े केसेस में नहीं होती। आप अगर डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, उन कंट्रीज को देखें जिनका जुडिशल सिस्टम मिसाली है, वहां पे आपकी जो अशरफिया है, जो कि आपके एलीट्स हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनके लिए इंसाफ की स्पॉन्टेनिटी या उनके लिए इंसाफ का इतना बड़ा मैग्नीट्यूड, या जैसे फुल बेंच की हम अब एक इंक्लिनेशन देख रहे हैं, जैसे हम इसकी ट्रांसमिशन की इंक्लिनेशन देख रहे हैं, इससे नहीं होता। इसका ड्राइव आता है जब आम आदमी के पास वो फैसिलिटीज अवेलेबल हो और वो इतना सिक्योर महसूस करे कि अगर उसके साथ कोई हैंकी पैंकी होती है तो हमारा जुडिशल सिस्टम उसे हिफाजत करने के लिए उसके लिए मौजूद है। उसके लिए प्रॉपर रिफॉर्म्स की जरूरत है। जुडिशल सिस्टम को एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनाने की जरूरत है जिसमें लोगों को एक आम बंदे को इज्जत से, शर्म पर्दे से, एक कंजेनियल एनवायरनमेंट में, एक डुएबल एनवायरनमेंट में इंसाफ। तो इसके लिए तो देयर इज अ लॉन्ग वे और उसके लिए बहुत रेडियंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन जुडिशरी का जो ट्राइम्फ होगा, जुडिशरी की जो एक सुपीरियोरिटी लेवल पे कंडक्ट होगा, वो तब होगा जब एक आम आदमी खुद को महसूस करेगा और उसके दरवाजे इंसाफ डिलीवर करने की हमारे सिस्टम कैपेसिटी होगी। अच्छा असमा, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, या इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान आते हैं, बहुत सारी सबकी कोशिश होती है। माजी में हमने साकिब निसार साहब को देखा, जो उनके काम नहीं थे वो काम करते थे
चाहे वो सैलाब का मामला, डैम बनाने के मामला हों, दीगर मामला हों। लेकिन इस प्रोसीडिंग के हवाले से मैंने तो अपने रिमार्क जो हैं वो तो दे दिए। आप क्या समझती है, 56 असरदार से जायद केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, फिर इसी तरह अगर हम देखें जो सेशंस कोर्ट हैं 2 लाख से जायद केसेस उधर पेंडिंग पड़े हैं, आप नहीं समझती कि बड़े केसेस जो बहुत सारे जो अवाम है वो भी मुंतजर है अपने केसेस की, उन पर ध्यान ना देने की वजह से आपको नहीं लगता कि निज़ाम इंसाफ से लोगों की जो उम्मीद है वो उठ रही है? हमारा बेसिकली जो जुडिशियल सिस्टम है वो है ही कॉम्प्लेक्स, वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है एक आम बंदे के लिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो आम जो एक पाकिस्तानी है वो अपनी इस इंसाफ की एक्चुअलाइजेशन में उसकी उम्र गुजर जाती है, जनरेशन गुजर जाती है, एक जनरेशन एक परसूट में जाती है, उससे अगली जनरेशन उसका फायदा या नुकसान उठाती है या उससे कुछ रीप करती है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वही मैंने कहा ना कि इन बड़े केसेस में ट्राइम्फ नहीं है, इन बड़े केसेस में, इन बड़ी सिचुएशंस में जुडिशरी अपनी ग्लोरी अटेन नहीं करेगी। वो तब करेगी कि जब ये केसेस जो आम आदमी के केसेस हैं वो एक स्पॉन्टेनियस इन कॉन्टिन्यूटी के साथ वो रिजॉल्व होंगे, उन पे फैसले आएंगे, उन लोगों को इंसाफ डिलीवर होगा। उसके लिए थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि देखिए जैसे हमारे पास अभी आपने कहा पाइल्ड अप केसेस इतने हैं, और ये पाइल्ड अप केसेस नहीं, जो लोग होते हैं दे कम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, दे वेट फॉर मंथ्स, बाज़-औक़ात तारीखें लगने में, आपके हाई कोर्ट की तारीख लगने में 2 से 3 मंथ लग जाते हैं अगर आपकी एक तारीख मिस हो जाए। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जुडिशियल एक्टिविज्म हमारी इसका वाकई एक हिस्सा रहा है, और वो मैं समझती हूँ कि कुछ सिचुएशन में जरूरी भी होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम ओवरऑल उसमें इतने लूप्स होल्स और के बाज़ औक़ात एक दूसरे को पुश लगानी पड़ती है टू गेट समथिंग सॉर्टेड, मगर स्टिल। अच्छा, अगर हम देखें, आप आसमा, अगर हम देखें, हमने जो माजी में देखा, आपने भी देखा, बड़े करीब से बहुत कुछ देखा। अब अगर जो हालात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, माशी बहरान चल रहा है, अदालतों का सिस्टम ठप पड़ा हुआ है सबके सामने जो कुछ हो रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी हैं और थी भी, अब आपको क्या लगता है कि फौरी इंसाफ जो है, कुछ सिस्टम ऐसा लायामलते होना चाहिए ताकि आने वाली जो जनरेशन है कम से कम वो तो उम्मीद उनको हो कि हाँ हमारा जो सिस्टम है वो ठीक है और काम ठीक तरह से डिलीवर कर रहा है? देखिए, अगर ये उम्मीद की जाए ना कि काजी फाइज ईसा साहब को जादू की छड़ी हिलाएंगे और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। ये आप तीनों पिलर्स है ना डेमोक्रेसी के, वो उनको मिल के काम करना पड़ेगा और आगे बात चले। इसके लिए सबसे पहले आपकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी जरूरत है। आपके एक इंस्टीट्यूशन इस वक्त इन प्लेस नहीं है, आपकी पार्लियामेंट नहीं है, केयर टेकर की हमने उनकी कैपेसिटी बढ़ाई तो है, बट देयर इज स्टिल अ सर्टेन लिमिट बियॉन्ड व्हिच दे कांट गो। अगर वो जा भी सकते हैं तो उनपे ये एक उनका मॉरली उनपे ये एक responsibility आती है कि they should restrain themselves from acting beyond certain limits। तो इस वक्त काजी साहब का जो पोजीशन है वो बहुत ही डिमांडिंग है, नो डाउट, मगर ही कैन नॉट ऐसे वो अचानक जादू की छड़ी हिला के अपने जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए तीनों आपकी जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं उनकी इन प्लेस होना जरूरी है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम वी शुड गो रेडीली इनटू इलेक्शन, और एक इलेक्शन को इस जगह पे बिठाया जाए जहां वो डिजर्व करती है, फिर आपस में कलाब करके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपहोल्ड करके ऐसे रिफॉर्मेटिव मैयर्स लिए जाए जिससे ये पूरा सिस्टम बेहतरी की तरफ जा सके। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ काजी साहब पे डालना जाती हो। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होना चाहिए इलेक्शन, एंड पार्लियामेंट को अपनी इन प्लेस आना चाहिए, फिर कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ। आसमा साहब, अगर हम देखें जो हालात हमें नजर आ रहे हैं उसमें तो हमें कहीं ना कहीं इलेक्शन, हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानब से जनवरी का लास्ट वीक जो है वो दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सर्दी लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, लेकिन हालात जो हमें नजर आ रहे हैं उससे अंदाजा ये होता है कि इलेक्शन बड़े डिले होंगे मजीद। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या इससे कबल जो केपी के इलेक्शन थे, पंजाब के इलेक्शन थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जिस तरीके
साइड लाइन पे क्या गया। आप नहीं समझती हैं कि अभी अगर इलेक्शन जनवरी से भी लेट होते हैं तो क्या आ सकता है? क्या काजी फायज ईसा साहब जो हैं कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं जो माजी में लेने की कोशिश की पर हुक्म अदूली नहीं हुई? देखिए, सबसे बड़ी जो एक हमारे साथ दुश्मनी की गई है ना, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक मोम की नाक बना दिया गया, जिस तरफ जहां मोड़ दिया। 90 दिनों में एक पंजाब केपीके का इलेक्शन होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक आम आदमी का आखिरी रिजॉर्ट है। आप जब आम आदमी से वो आखिरी रिजॉर्ट छीन लेंगे, जब आप उनके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो बेसिकली आप एक आम आदमी से जो उसका आखिरी सहारा है ना, वो छीन लेते हैं। आसमा साहब बिल्कुल ठीक कह रही है कि आम आदमी जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट दरअसल सुप्रीम है और वही उम्मीद करती है कि वहीं से जाकर हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंसी एक आम ले मैन तक नहीं पहुंच रही तो अदालती इस्लाहत का बज़ाहिर देखने में कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। काफ़ी अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद न्यूज़ ब्रेक है। आप खबरें सुन के वापस आए, हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपको पता है कि बड़ी टिपिकल सी बात है जो शायद पहले तो नहीं लेकिन अब आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। अरमीत जी कहा जाता है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार हो जाए तो फौरी तौर पर कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाना है और जाना भी चाहिए, बिकॉज आपको लगता है कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन जो हमें हमारा इलाज करेगा या करेगी तो हम ठीक हो जाएंगे। बट ऑल दो अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है थोड़ा बहुत तो हमें लगता है कि नहीं, अगर ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाएगा तो कहेंगे यार ये तो पागल है, इसका तो दिमाग ख़राब है एंड ऑल दैट। लेकिन पिछले चंद एक सालों में आई एम हैप्पी टू अनाउंस दिस कि पिछले चंद एक सालों में जिस तरह से मेंटल हेल्थ पे काम किया जा रहा है पाकिस्तान में, इससे पहले ऐसे नहीं किया गया। हाँ, पूरी दुनिया में ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज चूंकि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कम से कम 39% पाकिस्तान में ऐसे नौजवानों की है, बल्कि हर एज ग्रुप की जो अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन के टाइम पीरियड में ज़रूर रहते हैं। उस डिप्रेशन के टाइम पीरियड में आप खुद कैसे टैकल कर सकते हैं, आपको रुजू करना चाहिए किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकाइट्रिस्ट से, तो ये बातें अब मेरे ख्याल से नॉर्मलाइज करने का टाइम आ गया है। चूँकि आज के दिन की मुनासबत से मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। मतलब ज़हनी तवाज़ुन को आपने किस तरह से सही रखना है, मेंटल हेल्थ की किस तरह से केयर करनी है, इस पर बात करने के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आयशा शाहिद शेख हमारे साथ मौजूद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और इसके अलावा हमारे साथ किरण शेख मौजूद हैं और ये फिटनेस एक्सपर्ट है, इनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आयशा आपसे शुरू कर लेते हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ रियल, जो कि हमें रियलाइज़ नहीं था पिछले चंद एक सालों में, लेकिन अब आप क्या समझती हैं कि अभी भी कितना कामयाब हो गए हैं हम इसको नॉर्मलाइज़ करने में? ज़्यादा दूर नहीं जाते अपने घर में कि अगर कोई मसला हो जाए तो क्या हम इसको रियल और लेते हैं सीरियसली कि नहीं, अब बच्चा अगर नहीं सही बिहेव कर रहा, अकेला रह रहा है या उससे ही खा पी नहीं रहा, तो इसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाने की बजाय किसी क्लिनिकल डॉक्टर के पास लेके जाए? अगर हम पिछले 5 से 6 साल की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ गई है। अगर आप एक फैमिली से ऐसी बिलोंग करते हैं जो कि पढ़ी लिखी है, जिनके बारे में इनको अपनी सेहत के बारे में अवेयरनेस है, आगाही है, तो वहाँ पर ये चेंजेस आए हैं कि अगर आपका मूड ख़राब हो रहा है, आपका बच्चा या कोई एक इंडिविजुअल जो है उसका मूड पे दर पे ख़राब हो रहा है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन दे दी जाती है कि जाके माहिर नफ्सियात से बात कर लें, बिकॉज वो नॉन जजमेंटल तरीके से बगैर कुछ सोचे समझे आपकी बात समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और फिजिकली आप ठीक हो, मेंटली सिर्फ आप डिस्टर्ब। बिल्कुल ठीक हो आ गया। लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज अगर हम एक ब्रॉडर पैटर्न पे देखें, क्योंकि अभी हमारे अवेयरनेस की ओवरऑल मुल्क में कमी है, एजुकेशन की भी एक लिमिट के बियॉन्ड तो कमी ही है, तो एक ओवरऑल आप कह दें कि अवेयरनेस में भी कमी ही है। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे अवेयरनेस कुछ हद तक आती जाती है पहले से। बिल्कुल। अच्छा किरण, अगर हम देखें कोशिश होती है सुबह सवेरे हम उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम की तरफ जाते हैं, जॉइंट पेन्स अगर हैं तो भैया उसकी लिए साइकिलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन कभी हम अगर दिमाग की बात आती है तो उसकी भी एक्सरसाइज है लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। कौन कौन से ऐसी टिप्स हैं और कितना लाजिम है कि कहीं ना कहीं भाई दिमाग का भी अगर उसकी एक्सरसाइज होती है तो कहीं ना कहीं बेहतरी हो सकती है? बिल्कुल। किरण आप बताइएगा, आपसे पूछ रहे हैं मीत कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेंटल एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो कि आपको करनी चाहिए? आपको अपने लिए क्वाइट टाइम देना चाहिए। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपको माइंड को रिलैक्स फील करें तो आपको लाजमी परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे कि आप अपने एरोबिक्स कर लें, जुम्बा एक्सरसाइजेस करें। जुम्बा एक्सरसाइज आपके बॉडी में थ्रिल के हार्मोन रिलीफ होते हैं और इसके अलावा आपके स्ट्रेस के हार्मोन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको इस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए
किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करें जिससे आप माइंड को रिलैक्स फील करते हैं। किरण, इसके साथ ऐड कीजिएगा, लेट सपोज मैं सुबह उठता हूँ या सोहा जाती है योगा के लिए, तो कम से कम घंटा या 2 घंटे का टाइम हम अपने आप को देते हैं। ये मेरी तो रूटीन यही होती है। आप अगर हम बात करते हैं दिमाग के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, जो आप फरमा रही कि फिलहाल एक्सरसाइज, तो कितना टाइम दिन में होना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत सारी चीज़ों से हम दूर रह सकते हैं? जी, वैसे तो 1 आवर इज़ इनफ फॉर यू, लेकिन अगर आप बिगनर लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी एक्सरसाइज की नो हाउ नहीं है, आपको बस डिप्रेशन है, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फटीग ना दें। ठीक है, आप 15 मिनट 20 मिनट्स बस माइंड रिलैक्सिंग के लिए ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करें। ठीक है, बस आपके लिए 20-25 मिनट एज अ बिगिनर काफ़ी होंगे। इसके अलावा अगर आप जैसे रूटीन में आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उसमें आपको कम से कम 30 मिनट से 1 आवर तक अपने आप को देना चाहिए। अच्छा, ये बिगनर्स के लिए हम देखिए, आपको आते साथ ही ना ये सेगमेंट कंडक्ट करके डरा नहीं रहे कि भाई आप लोग सुबह उठ जाएं और 2 घंटे आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने जिम करनी है, आपने योगा करनी है। भाई इतना हल्कान करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रूटीन इतने सालों से इतनी बुरी हुई हुई है तो वो ओवर द नाइट तो ठीक होगी नहीं, तो ग्रेजुअली उसको ठीक करें। शुरू में अगर आपने 5 से 10 मिनट भी सुबह उठ के मेडिटेशन ही कर ली ना, तो आपका दिन आप देखें कैसे फिर ऐसे खूबसूरत और क्लीन हो जाता है। लेकिन चलें, ये हम माइंड क्लीन करने की बात कर रहे हैं। आप मुझे आयशा ये बताएगा कि कितनी कॉमन प्रैक्टिस है ये हमारे घरों में कि अगर आपको कोई मसला होता है तो हम ये समझते हैं कि बच्चा जो है ना वो शायद इसलिए ये सब कुछ कर रहा है बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा आंखें दर्द हो रही हैं, दिमाग दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है बच्चों का, तो बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करने की वजह से ही होता है। लेकिन उसी वजह से आपको पता है कि बच्चा आइसोलेशन में चला जाता है, पूरा घर एक तरफ होता है, बच्चों को सिर्फ वो टैब चाहिए होता है और वो कमरा चाहिए होता है। इसके कितने बुरे साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों पर पड़ रहे हैं जो कि मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। एक चीज़ जो बहुत अंडरस्टैंड करने वाली है, समझने वाली है, वो ये कि बचपन में अगर बच्चा 2 साल तक 3 साल की उम्र तक है तो वहाँ पे स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं से मुराद है कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत इमरजेंसी में किसी वजह से आपको कोई पोएम दिखानी पड़ रही है या कुछ आपको बच्चे को किसी चीज़ में इंडल्ज करना पड़ा है, तो उसकी मयार भी कुछ मिनट्स तक होनी चाहिए। बिकॉज वी आर इन अ स्टेज जहाँ पर गैजेट्स जो हैं लाइफ में तो इन्वॉल्व हो गए हैं, तो बच्चों का बिल्कुल पीछे नहीं रख सकते। लेकिन जहाँ पर बच्चा जो है 2-3 साल की उम्र का बच्चा, अगर वो घंटा 2 घंटा से ऊपर ले लेता है स्क्रीन टाइम का, तो वहाँ पर जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो मुतासर होने का खतरा होता है। एक जो हमारी जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं वो ये भी कहती हैं कि जो स्क्रीन टाइम का इन्हांस करना है या इंक्रीज़ करना है वो ऑटिज़म और ADHD जैसी बीमारियों में भी बच्चों को मुब्तला करने के चांसेस बढ़ा देता है, और उसमें स्पीच डिले भी आने के चांसेस होते हैं, और उनके और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जिनकी बुनियाद पे बच्चे की निगहदाश्त जो होती है हमने करनी होती है, उनके चांसेस भी बढ़ते हैं। तो वो चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है कि स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। अगर बच्चा और बड़ा हो गया, स्कूल में चला गया, हाई स्कूल में चला गया, तो अगैन वो 2 से 3 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ आप अगर बड़ों पे अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली यहीं से करते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा गैजेट यूज़ कर रहा है, चलिए वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं वो तो फिर बड़े हैं ना, उनको तो कोई मना भी नहीं करने वाला। अब वो जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ कर लिया और सब कुछ यूज़ करने के बाद आप जब रात को काम करते हो तो उसके बाद आपको नींद नहीं आती, बिकॉज आपके वो हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं कि आप एक्टिव हो जाते हो। फिर हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम पिल्स पर चले जाते हैं कि दवाइयाँ खाएंगे तो नींद आएगी, दिमाग को मेरे थोड़ी देर सुकून चाहिए और सुकून मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं दवाई खा के सोऊंगा या सोऊंगी तो मुझे नींद आएगी। उससे आपकी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम रात को सोने लगते हैं तो हमें डार्कनेस चाहिए होती है, तभी हमारी एनवायरनमेंट चाहिए होता है सोने का। बिल्कुल। जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो फ़ोन में क्योंकि ब्राइट लाइट होती है, डिफरेंट कलर्स चेंज हो रहे होते हैं, तो आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि आपको एक्टिव अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आपके प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, यानी आपकी जो दिमाग की कैफियत है वो ना सोने वाली हो जाती है। इसलिए बहुत से लोग जो लेट नाइट तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनकी नींद में ख़राबी के मसले आ जाते हैं, और बहुत से लोग भी ब्लेम करते हैं कि हमें नींद आती नहीं है या हमारी तो नींद का साइकिल ही बहुत ख़राब है। लेकिन जब हम उनकी रूटीन को देखते हैं तो वो रात को या सुबह को 5 बजे सो रहे होते हैं फ़ोन देखकर, और इवेंचुअली फिर वो देर से ही उठ रहे होते हैं और वो ब्लेम ये कर रहे होते हैं कि रूटीन ख़राब हो गई है। तो वो रूटीन खराब, अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है कि मसाइल हर शख्स को होते हैं। बहुत सारे लोग अगर हंसते मुस्कुराते भी नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। अब बहुत सारे लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया डॉक्टर साहब दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ है या इस किस्म के ख्यालात आते हैं। क्या ऐसी चीज़ें, शॉर्ट ऐसे टिप्स होने चाहिए जिसकी वजह से दिमाग पर अगर बोझ है, कहीं ना कहीं आप अनरिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत सारे ख्यालों में जो ना होने वाली चीज़ है उसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो सकते हैं? देखिए, मेंटली प्रॉब्लम तो हर किसी को आ सकती हैं। आप बिजी लाइफ में सारा दिन काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं मेंटली, बच्चों को देख रहे हैं,
घर के काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए बहुत नॉर्मल है कि सबको डिप्रेशन हो सकता है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होती हैं जिसको हम डिप्रेशन का नाम दे के भी इसको अपने सर पे सवार कर लेते हैं, तो इस तरह भी नहीं हमें करना चाहिए। तो इस तरह की आपको बस अपनी रिजीम बनानी चाहिए, अपनी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा निकल के अपने लिए टाइम निकालें, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ आएँ। जब आप किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में जाते हैं तो आपकी बॉडी में इस तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो आपके बॉडी में गुड मूड के केमिकल रिलीज़ करते हैं, तो इससे आप नेचुरली अच्छा फील करने लग जाते हैं। अच्छा किरण, देखिए ये ना हमने आवाम को करना है कन्विंस थोड़ा सा। हम कह देते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी लेकर आए अपनी लाइफ में, एक्सरसाइज करें, लेकिन ये जो हमारी आवाम है ना ये बड़ी स्ट्रबन है, ये नहीं मानती है, आसानी से नहीं मानती। मैं और हरमीत पाजी रोज़ मनाते हैं इनको कि चलो जी सुबह टाइम से उठो, खाओ पियो और दिन का आगाज़ अच्छे से करो और अपनी एक्सरसाइज की थोड़ी बहुत रूटीन बनाओ। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोस्त जो कि करना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू डू, क्योंकि आपके ऑफिस टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, आपने बहुत सारे घंटे देने होते हैं, फिर आपका बाजू का ज़्यादातर लोगों का काम सारा दिन बैठ कर करने वाला होता है ऑफिस डेकोरम के अकॉर्डिंगली। बीइंग अ फिटनेस एक्सपर्ट, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर आपने 8 घंटे भी ऑफिस में देने हैं तो उस 8 घंटे में फिजिकल एक्टिविटी को किस तरह से परस्यू किया जाए? आपको अपनी अगर 7 दिन चेयर पे बैठने हैं तो क्या आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? क्या क्या ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको फिजिकल फिटनेस की तरफ लेके जाती हैं अगर आप ड्यूरिंग वर्क वो टिप्स अप्लाई करें तो? देखिए, आपको बैठे बैठे सीट पे बैठने के भी बहुत से स्ट्रेचेस वगैरह आप कर सकते हैं। आप अपने टांग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, आर्म्स को मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट मूव कर सकते हैं। इस तरह के भी आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। अगर आप सारा दिन बैठते हैं तो थोड़ी देर उठ के आप चले फिरे, चहलकदमी करें, और जैसे भी आप काम करते करते थोड़ी देर खड़े हो जाएं, अपनी मूवमेंट को चेंज करें, क्योंकि जब आप सारा दिन बैठे रहते हैं आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो इसकी वजह से आपको वो फुल ऑक्सीजन लेवल भी आपके माइंड तक नहीं पहुंचती, और इसकी वजह से भी आपके माइंड बहुत स्टिफ और डाउन फील करते हैं आप। ठीक है, तो इस वजह से भी आपको थोड़ी सी मूवमेंट करनी चाहिए। और जैसे फुल डे में हम चलते फिरते रहते हैं तो हमारी कुछ कैलोरीज बर्न होती हैं। जो लोग वर्किंग लेडीज़ होती हैं जो सारा दिन बैठ के काम करती हैं, या कोई वर्किंग बॉयज़ वगैरह भी होते हैं जो काम बैठ के करते हैं, तो उनको तो लाजमी, बेशक वो थक जाते हैं घर आके और कहते हैं कि नहीं अब हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम कोई काम कर सकें, तो उनको लाजमी अपने लिए कोई वॉक पे निकलें, वो जिम ज्वाइन करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि उनमें वो चीज़ की कमी रह चुकी होती है कि वो सारा दिन में जो चलते फिरते हाथ हिलाते हैं, बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो अच्छा, एक जाती और है। चीज़ जो अगर हम देखें, सुहा आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी ख्वाहिश जो किरण फरमा रही हैं कि भाई हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि काउंसलिंग के लिए बहुत से लोग माहिर नफ्सियात के पास भी जाते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन हमने ऐसे लोग देखे हैं वो कहते हैं कि यार छोड़ दो ना ये एक्सरसाइज, या डॉक्टर के पास क्या जाना है, कि काउंसलिंग के लिए क्या जाना है, टैबलेट से ही है उसे गुजारा हो जाता है। क्या सीधा टैबलेट्स के पास और उसी पर इन्हिसार करना, आयशा, क्या ये दुरुस्त है? अगर काउंसलिंग से मामला दुरुस्त हो सकते हैं तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में बात करें, साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में बात करें, तो उनके कुछ लेवल्स होते हैं। हाँ, जो साइकोलॉजिकल साइंटिफिक थेरीज़ हैं उनमें ये कहा जाता है कि अगर आपके बिल्कुल इनिशियल लेवल्स हैं तो वहाँ पर अक्सर का तक दवाई पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। थेरेपी जो होती है, काउंसलिंग जो होती है, वो हेल्प करती है कि आप वहीं से वापस आ जाएँ। अगर आपके हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी बीमारी है जो कि बायोलॉजिकल है, यानी फैमिली में रन कर रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि दिमाग में केमिकल्स के बहुत ज़्यादा चेंजेस का बायस बन रही है, तो वहाँ पे दवाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक अच्छा, कोई चीज़ ऐड कीजिएगा नौजवानों के लिए। हमने ये देखा है, सोहा आपने भी देखा होगा, किरण आपने भी देखा होगा कि एक ट्रेंड जो हॉस्टल्स लाइफ में बहुत होता है, बहुत सारे नौजवान कोशिश करते हैं कि नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो फिर लेक्सेटिनिल जैसे बहुत सारे ऐसी टैबलेट्स हैं जो स्टार्ट कर लेते हैं। ये कितना खतरनाक है कि आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस किस्म की टैबलेट्स जो आपको डॉक्टर ने भी रिकमेंड नहीं की, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसकी रीज़न ये है कि जो ये दवाइयाँ हैं ये सारी एडिक्टिव हैं, तो इनको एक तरीके से इस्तेमाल करना होता है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना होता है। अगर आप खुद से ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पे कर रहे हैं, तो क्योंकि ये दवाइयाँ आपके ब्रेन के ऊपर असर करती हैं, इवेंचुअली आपको नींद आती है और रिलैक्स होते हैं, तो यहाँ पर आपके ब्रेन के केमिकल्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके मूड पे, बिहेवियर पे इफेक्ट्स आ जाते हैं। और बहुत से लोग जो ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं बगैर डॉक्टर को रुजू किए, वहाँ पर वो असल में डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में और पैनिक अटैक्स में चले जाते हैं, जो कि इवेंचुअली आगे जाके बहुत इशू बनते हैं। अच्छा देखिए आशा, इसी
से ये चीज़ रिलेट कर लें कि जो आपकी सेल्फ डायग्नोस्टिक अप्रोच है ये कितना आपको डैमेज करती है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इटसेल्फ बीमारियां हैं, ये नाम नहीं है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कॉमन प्रैक्टिस ये कि आज दूसरे बंदे से आप पूछे ना आपको क्या हुआ है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। कोई छोटी सी बात होगी किसी बंदे से, किसी बच्चे से आप पूछ लें कि क्या हुआ बेटा, होमवर्क नहीं किया, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। मतलब इतना हमने आम कर दिया इन अल्फाज के इस्तेमाल को कि लोगों को यही नहीं पता कि एक्चुअली ये इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। बिल्कुल। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये इटसेल्फ बीमारी है। इसका आप क्या समझती हैं कि इसकी असल मानी है क्या कि लोगों ने इतना कॉमनली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? मसला ये है कि जो तीनों अल्फाज हैं ये क्लिनिकल अल्फाज हैं। Exactly. यानी ये बीमारी है तो इसको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये एक कॉमन जैरगन बन गए हैं, इस तरह से परेशान हुए हैं आप तो आप स्ट्रेस भी चले गए हैं। आप फैशन में भी आ गए हैं अल्फाज तो उसमें कूल बनने के लिए हम इधर इस्तेमाल कर लेते हैं। जरा सा बटरफ्लाई इन स्टमक को तो मुझे तो एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी है क्या, ये चीज़ क्या है? एंजाइटी है बगैर किसी वजह के खौफ का शिकार होना। खौफ होना, ठीक है, लेकिन खौफ ऐसा कि वो आपको आपके दिन के रूटीन के काम करने नहीं देगा। और डिप्रेशन इटसेल्फ कितनी उसकी आगे से सब चीज़ें जो कि डिस्कस करने वाली हैं। डिप्रेशन की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लोगों को इसके बारे में नहीं आइडिया। जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, एक बच्चे की वलादत के बाद होता है। इस तरह आपके प्रीमेंस्ट्रुअल होता है, जो ख़वातीन के मंथली पीरियड्स आते हैं उसके दौरान होता है। इसके अलावा आपको ग्रीफ होता है, खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए लाइफ में तो उसके बाद होता है। डिफरेंट टाइप की डिप्रेशन होते हैं। अब जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो सर्दियों में सीजनल डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन की भी मल्टीपल टाइप्स हैं। तो लोगों को इसके बारे में नहीं आइडिया, लेकिन हम ओवरऑल इसको जैरगन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया और मैं सैड फील कर रही तो हूँ। बिला वजह सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए तो उस परेशानी को हल करने की कोशिश करें। अपने आप को उस डार्क जोन में और डार्क साइड पे मत ले जाएं कि आप कहें कि नहीं बस मुझे तो डिप्रेशन ही है, इसके अलावा तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो मुझे है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं, बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं चूँकि इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर बीमारी का इलाज जो है वो आपके पास खुद है। और इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है जो कि आपको हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार रखती है, वो है आपकी अपनी विल। वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आपकी अपनी रूटीन हो, अगर उसको आपने बेहतर करना है तो अपनी विल से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट। एक ब्रेक लेनी वापस आते हैं, एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। आपको पता है दूसरे घंटे में हमारी कोशिश ये होती है कि इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें आपके सामने स्टोरीज के तौर पर लेके आए जो कि आपको इंस्पायर करे या इनकरेज करे कि आप कुछ भी कर सकते हैं इस पूरी दुनिया में। बल्कि अगर आप एक पेशे की बात करें तो हरमीत आपको पता है कि एक काम बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब एक पेशे से मुंसलिक लाखों लोग हैं जो कि एक तरह का काम कर रहे होते हैं, लेकिन चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो कि उसी काम को बड़े मुनफरिद अंदाज में करते हैं और वही उनके वायरल होने की उनके वजह शोहरत बन जाती है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो आपको पता है वायरल कंटेंट जो होता है हमारे शो की और मेरे पूरी रन डाउन की और मेरी पूरी टीम की कोशिश ये होती है कि वायरल कंटेंट जो है वो लेकर आए। या तो आपने उसको सोशल मीडिया पे देख लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा तो चलिए आपकी लाइव मुलाकात करा देते हैं। आपने देखा होगा एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक आर्टिस्ट जो है कभी बालों को आग लगा के और कभी टोके के साथ क्या जबरदस्त तरीके से हेयर स्टाइल बनाते रहे और वो वीडियोस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार भी दुनिया में देखी गई और बहुत पसंद की गई। अब इन दोनों के बाद अगला इनका क्या टारगेट है? अगर आपने हेयर स्टाइल बनवाना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए और अगला किस तरह से ये आपके बाल काटेंगे ये हमें वही बताएंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, मेरे साथ मौजूद है अली अब्बास, मेकअप आर्टिस्ट भी है, हेयर स्टाइलिस्ट भी है, बहुत सारे चैनल्स की जो है वो स्टाइलिंग को भी देखते हैं और अपने सैलून को भी अपने बिजनेस को भी ऑन करते हैं। तो उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अली वैसे तो हमने बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। कभी आप आग लगा देते हैं बालों को, कभी आप बड़ा सा टोका लेके बालों को काटना शुरू कर देते हैं। जो हो गया वो तो हो गया। मैं पूछना आपसे ये चाहती हूँ कि नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, कैसे आपने बाल काटने? नहीं, जो होगा क्यों, क्या मतलब, ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है जो कि मैंने की है और पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की अभी तक। अगर आप इसको सर्च करें तो पूरी दुनिया में डेंजरस बार में मैं चौथे नंबर पर हूँ। ओहो, डेंजरस रिकॉर्ड है हमारे पास, पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड जी बिल्कुल। और बाकायदा इसके ऊपर गूगल ने जो एक आर्टिकल भी शाया किया था, तो एक वाहिद कोई ऐसा पाकिस्तानी है जो इस तरीके से बाल काटता है, डेंजरस एडवेंचरस। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाऊं, नया इंट्रोड्यूस करवाऊं। तो खाली सिर्फ ये नहीं है कि ये टीआरपी के लिए करना चाहिए, मुझे ये है कि मुझे अच्छा लगता है इस तरह के आइडियाज करना, डिफरेंट तरीके से जो है ना मुतारिफ करवाना, लोगों में बताना कि ये भी मैं
कर सकता हूँ, एक एज अ पाकिस्तानी मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ। तो अभी इंशाल्लाह ताला आ रहा है, 1-2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस आइडिया ना, मतलब कि आपका होता है कि या तो आप देखते हो कि दुनिया में हेयर स्टाइलिस्ट काम कैसे कर रहे हैं, या कुछ आइडिया होता है आपके, उस पर आपने काम करना होता है ना, तो ये आइडिया आया कहाँ से? किसी को टोके से कुछ करते हुए देखा तो सोचा कि मैं बाल काटता हूँ? ऐसा नहीं है, मेरी कोशिश रहती है हर दिन ना, रोजाना मैं कुछ नया करूँ। तो वो जो कुछ नया करने में ना कुछ मेरे जहन में आ जाता है। अभी मतलब 2-4 दिन पहले की बात है, मैं और मेरे एक बड़ा करीबी दोस्त है, हम आपस में बैठे बात कर रहे थे, तो मेरे एकदम से जहन में एक आइडिया आ गया। अच्छा। कि अगर हम अभी नेक्स्ट हेयर कट जो है ना हम इस तरीके से करेंगे ना, तो इसको कोई रोक नहीं सकता वायरल होने से। रिवील नहीं करना आपने, मेरा पूछने का मकसद ये था कि अगला काम क्या होने लगा, लेकिन हनवीद देख ले नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो आपके प्लेटफॉर्म से भी आएगा बिल्कुल। अच्छा। ऐसा थोड़ी है कि आज के बाद हमने इधर आना नहीं है। नहीं, आपके वायरल होने के फौरन बाद आपको बुला अरे लेंगे। भाई मुझे आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आवाज मुझे थोड़ी सी देर से पहुंच रही है। भाई अगर हम देखें, भाई आपका जो स्टाइल है काफी मुनफरिद है और काफी वायरल भी है, लेकिन कभी ऐसा हुआ अली बाजी कि आपने ये टोका उठाया और बैठने वाला जो है वो सोच रहा हो कि शायद मेरा आज आखिरी दिन है, आज गर्दन ही कटेगी? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी बड़ी विश थी कि मैं आपके साथ आऊं और आपके प्लेटफॉर्म पे आऊं, आपसे बात करूं, आपके शो में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये रह गई बात, और उसके बाद अगली हम काम की बात पे आ जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जज़ाकल्लाह, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं और जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, उन सब की कोशिश ये होती है कि अली अब्बास से ही हमने जो अपना ग्रूमिंग करवानी है, स्टाइलिंग करवानी है। इवन दो मेकअप भी मैं करता हूँ, एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी मैं काम कर रहा हूँ। तो कभी हुआ नहीं है, मैं जब से काम सीखा है तब से लेकर आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी क्लाइंट ने किसी भी काम में कभी मुझे किसी ने ये कहा हो यार ये क्या किया आपने, मुझे तो मतलब ये गलत हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अली भाई एक और चीज, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, इसी तरह आप बॉम्बे में भी आपकी तरह एक आर्टिस्ट है और वो भी इसी तरह वायरल हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में वो बाद में आए, आप उससे पहले हैं। अच्छा भाजी, आग के जरिए काटना ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाल बड़े हसास होते हैं और हल्की फुल्की भी चिंगारी लग जाए तो भैया भड़क जाती है पूरी आग। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसका जो हूँ यूज़ टू हूँ, मैंने बारहा कर चुका हूँ और अब मेरे लिए ये मुश्किल नहीं रह गया, चूँकि जो पहले 1-2 एक्सपेरिमेंट किए थे मैंने वो ऑफ द कैमरा किए थे और उसमें जो है मैं मतलब कामयाबी मिल गई थी मुझे पहले ही 2-3 बार में करने में। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्यों ना इसको पब्लिकली किया जाए, लोगों को पता चले कि ये कोई इस तरह का बंदा भी है जो इससे बाल काट सकता। तो फिर एकदम से मैं एक दिन एक मेरे क्लाइंट है, वो बड़े टाइम से मेरे पास आते हैं, मेरी सबसे पहली जो वीडियो है वो बड़े टाइम से मेरे पास आते हैं, तो मैं उनका ना हेड शेप कर रहा था। उन्होंने कहीं जाना तो उन्होंने कहा यार मुझे ना बस आप गंजा कर दें। तो मैं वो करते मेरे जहन में आइडिया कि यार मैं ब्लेड से कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो एक पता नहीं उसको क्या कहते हैं जिससे टक बनाते हैं ना, वो पड़ा हुआ था, उसकी धार काफ़ी तेज़ थी। अच्छा। तो मैंने वो पकड़ा और साथ में हैमर पकड़ा, ठुक ठुक करके उसके बाल काटना शुरू कर दिए, तो वो कट गए। हमने वो शूट कर लिया। उसके बाद जो है ना, उसके बाद हमने उसको दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं यार ये अगर हमने ये किया है तो ये कितना हो सकता है। वो हमने किया और वो बहुत कामयाब रहा। फिर उसके बाद मैंने टोके बनवाए, स्पेशल वजीराबाद से टोके बनवाए, 3-4 टोके बनवाए। अच्छा। तो हाँ जी, तो वो उसमें है और मतलब फिर रुका नहीं मैं टोके से। ये तो एक वायरल कंटेंट हो गया। अली भाई एक और चीज, सोहा आपने भी देखा होगा, पाजी वायरल बहुत हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे शो में बैठे हैं कोई सेलिब्रिटी जिनकी ख्वाहिश हो कि भाई पाजी जो है ना टोके से बाल कटवा लेते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि कोई सेलिब्रिटी आई हो और पाजी ने, वैसे तो बहुत सारे नाम ऐसे जिनको मैं जानता हूँ कि आपसे काम करवा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्टार्स हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है और स्टिल कर रहा हूँ। तो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कभी कोई भी क्लाइंट चाहे वो नॉर्मल है, कोई सेलिब्रिटी है, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि नहीं यार हमने इससे काम कराया तो ठीक नहीं रहेगा। सेलिब्रिटी ने कभी टोके वाली जो है ना एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया। एक नॉर्मल लोग हैं मतलब जिनका शौक होता है कि यार मैंने ऐसे बाल कटवाने हैं। मुझे बहुत सारी कंट्रीज से कॉल आती हैं कि हमने ये करना है, आप स्काइप पे आएँ। इवन के मिलांच में एक वो था कंपटीशन था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो वो मुझे बार बार कह रहे थे कि आप स्काइप पे आएँ, हमें इंटरव्यू दें और आप कितने बाल काट सकते हैं एक टाइम में। तो मैं थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट में बिजी था तो मैं उनको टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अली चलो ये बताइए, तो चलो हमारा वायरल कंटेंट हो गया ना, आप एक आर्टिस्ट और एक आर्टिस्ट की कोशिश यही होती है कि कोई काम मुनफरिद तरीके से किया जाए जो कि सब कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि आप हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, बहुत सारे चैनल्स की आप स्टाइलिंग भी देखते हैं। अब आजकल जो चीज़ें ट्रेंड में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि पहले तो ट्रेंड चले कोई 2, 2.5, 3 साल या 5 साल बाद रिपीट होता था, अब तो कोई हर 2-3 महीने बाद आप लड़कों और लड़कियों दोनों में
हेयर स्टाइलिंग को बहुत तेजी से चेंज होता हुआ देख रहे हैं, और आजकल क्या चीजें ट्रेंड में? आजकल चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। एक ही चीज़ जैसे आपने जिक्र किया कि वो पहले लंबा टाइम चल जाता था एक ही स्टाइल, हाँ आपने एक हेयर कट किसी ने रखा हुआ तो जैसे स्पाइक्स एक जमाने में बहुत चलते थे, ओह माय गॉड, और अब तो कुछ भी नहीं है। तो वो हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन अब उस हिसाब से नहीं है। अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है और हर एक नॉर्मल इंसान के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है और उसको पता है कि मैं किस तरीके की चीज़ देखना चाह रहा हूँ, वो देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं, यार मुझे ऐसे बाल काट दो, इस तरह की बियर्ड बना दो। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ एक ही चीज़ है जो शुरू से चलती हुई आ रही है। तो डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट क्लाइंट्स जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और रेगुलर भी चीज़ें होती रहती हैं, तो चेंज होता रहता है। ख़ासतौर ख़वातीन में बड़ा एक ये है सीज़न, अभी मैं शो की स्टार्टिंग में आपको देख रहा था, आप सर्दियों का जिक्र कर रही थी, क्योंकि सर्दियों की आमद है और ख़वातीन इसके लिए बहुत प्रिपेयर बैठी हुई हैं, उन्होंने क्या करना है। मतलब सर्दियों की हेयर स्टाइल और होते हैं, गर्मियों की हेयर कट और होते हैं, लेकिन चलिए अपने हेयर कट के बारे में आप बताएं। ये मेरे समेत जो हमारी पब्लिक है ना, जो स्क्रीन की उस तरफ से हमें देख रही है, वो आपके इन बालों का राज भी जानना चाहती है कि बाल है ऐसे या आपने इनका स्टाइल ऐसे रखा हुआ है और आप इन्हें कैरी कैसे करते हैं? ये बहुत इजी है ये बस ऐसे कैरी करना है इनको रोजाना जब शावर लेते हैं। अच्छा, ये जेनेटिकली ऐसे है? जी ऐसे हैं। फैमिली में और किसी के बाल भी नहीं, ऐसे हैं? मेरे वाले साहब के हैं, वो कम कर्ल थे और मैं पहले इस चीज़ को ना मतलब अच्छा नहीं समझता। जब मैं कराची में रह रहा था तो मुझे ये लगता था कि नहीं यार, एक तो मेरा रंग काला है, ऊपर से बाल ऐसे हैं, तो मैं तो मखरानी बलोच टाइप लगता हूँ। हाँ, बलोच टाइप लगता हूँ। तो मैं एक शो में गया, एक फैशन शो था, तो वहाँ मॉडल के बाल ऐसे थे। ओके। उससे पहले मैं अक्सर कैप पहन के बड़ा हिमेश रेशमिया छुपा बन के लेता घूमता था रहता इसको था। हाँ ना? जी। अच्छा। तो वो जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि नहीं, अगर ये रख सकते तो मैं क्यों नहीं। तो ये तो मेरा सिग्नेचर बन सकता है। जी, ओ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने कभी कटवाया नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, और वैसे अली भाई, मैं दस्तार जब नहीं रखता था और मोना सिख था उस वक्त, तो मेरे भी आपकी तरह घुंघराले बाल थे और याद है मुझे कि एक दफा मक्खी फंस गई थी और मरने के बाद वो निकली थी, बड़े मुश्किल। सर ये लगता है आपको किसी ने मेरी बात बताई है, आप जिसको रिपीट कर रहे हैं ना, ये लगता है आपको किसी ने मेरी बात बताई है। एक दिन ऐसा हुआ, कराची में मैं सैलून पे था, तो मेरी ना घर से फ़ोन आया कि कोई घर में इमरजेंसी हो गई, तो हॉस्पिटल जाना, ज़रा जल्दी से आ जाए। अब सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं तब बाइक थी, गाड़ी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने ऐसे बाइक किक मारी और फ़ौरन से निकल पड़ा। रोड पे जा रहा हूँ बाइक चलाते, एकदम से ना मेरे मुंह पे ऐसे कोई मक्खी आके लगी। मैंने ऐसे साफ़ की और चलता गया। मुझे था कि वो मक्खी लगी तो थी, कहाँ गई। अगला वो रात गुजर गई, अगला दिन हुआ, जब मैंने शावर लिया ना, तो शैम्पू के बाद वो मक्खी निकल के मेरे हाथ में आ गई। वो बड़े वाली शहद की मक्खी थी। और ऐसा लगता है ना बाजी कि मतलब मॉप में जैसे बम फट जाता है, मतलब इसके बिखरे हुए बाल। क्योंकि मेरे एक दोस्त, उसके भी इसी तरह बाल थे, बड़ा तंग था बेचारा, स्ट्रेटनर लगा के उसने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं सर, अब तो ये अली ऐसे नहीं करते, अली ऐसे नहीं करते। नहीं सर, मैं स्ट्रेटनर की मैंने जब कोशिश की थी, जब मुझे ये आइडिया नहीं था कि इस तरह के बाल अच्छे लग सकते हैं, जब मैंने भी कोशिश की थी। और अभी तो ये सर ट्रेंडिंग में है, ये तो हर कोई रखना चाहता है। अली अब्बास वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो 100 लोगों में भी जा रहा था, दूर से पहचाना जाता है कि वो अली अब्बास आ रहा है। बस यही आपकी पहचान है। अली, वन काइंड मैसेज टू ऑल दोस्त जो कि मेरे ख्याल से स्क्रीन की उस तरफ आपको देख रहे हैं और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं अपनी हेयर स्टाइल को लेके, तो यंगस्टर्स जो है उन्हें आप क्या पैगाम देंगे कि आपको अपने आप को किस तरह से कैरी करना चाहिए, खासतौर पे सीजन कोई भी हो, आप यू नीड टू बी कंफर्टेबल इन योर ऑन स्किन, वो आपके बाल हो या आपकी स्किन हो? नहीं, ये तो बड़ा आसान सा जवाब है कि अगर कोई कंफ्यूज है तो अली अब्बास सैलून विजिट करे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी उसकी। मौके चांस पे डांस क्या बात है, क्या तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और रही जो मतलब अभी मैंने देखा है, काफ़ी लोग मोटिवेट हो चुके हैं हेयर स्टाइलिंग के हवाले से, हेयर कट के हवाले से। एक नॉर्मल बाबार जो हेयर सैलून बना के गली मोहल्ले में भी बैठा हुआ है, तो उसको भी एक आइडिया है कि मुझे कैसे करना है। और क्लाइंट जो है ना, वो सिंपल, मैंने आपको बताया ना कि आज सोशल मीडिया का दौर है बड़ा, पहले ये चीज़ें नहीं थी। जब हम छोटे छोटे थे तो एक वो सैलून में जाना, वो एक शीट सी लगी होती थी और उसमें डिफरेंट तरह के स्टाइल होते थे, एक आधा चूज करना होता था, वही कोई प्याला कटिंग होती थी। जी बिल्कुल। अब जो है ना, वो बहुत सारे ऑप्शन है। दरख्त के साए में जो शख्स बैठा होता था, उसने आईना लगा तो वहां पे आके जाकर, बात आपकी दुरुस्त है, चीजें बड़ी बदल रही हैं। बाजी, क्या लगता है, जो ट्रेंड की बात सुनने की, हमने देखा कि एक वक्त था लड़कों के का एक फैशन था 70 जो अदाकारों को किया जाता, फिर हमने 90s में 2000 में दोबारा वो देखा, बड़ी बड़ी कट वाली कलमें होती थी और इसी तरह एक स्टाइल था, फिर खत्म हो गया। अब आपको क्या लगता है पाजी, दोबारा रिपीट होने वाली क्या चीजें आ सकती? अभी जो फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं वो देखें, जब भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी है ना, बड़ा सेलिब्रिटी, चाहे वो बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, वहाँ से चीज़ें चेंज होती हैं। वहाँ से जब भी कोई, अभी आप देखें फुटबॉल का सीज़न आएगा तो जितने भी मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, उनका जो हेयर कट होगा उसके अकॉर्डिंग भी लोग कटवाते हैं बाल, कि मुझे ऐसे बाल कटवाने हैं। तो ये एक वो जो है ना, मतलब स्पेसिफिक चीज़ नहीं रहेगी कि नहीं अब यही इसी चीज़ को हम करते रहे कंटिन्यूसली आगे तक वही जाना है। चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हम
मैं बताते खुद एज ए हेयर स्टाइलिस्ट मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ डिफरेंट तरह के। अब मेरे पास जो रेगुलर क्लाइंट हैं उनके ऊपर मुझे होता है कि मैं अभी लास्ट टाइम मैंने इनके ऐसे बाल काटे तो अब मैं ऐसे काटूँ तो कैसे लगेंगे। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं सर, उसमें काफ़ी जो है ना मतलब कभी दे आर ट्रेंड सेटर्स, और फिर उनको ट्रेंड को फॉलो करने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं जो कि फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से करना भी चाहिए, आपको अपने एक फैशन स्टाइल पे स्टिक नहीं रहना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। तो जैसे अली रिस्क लेते रहते हैं ना, एडवेंचर करते रहते हैं, वो आपको भी अपने बालों और अपने साथ करते वो सही बात है। देखिए ना अभी जैसे कोई भी स्टार है, बड़ा जो भी स्टार है माशाल्लाह, आप भी अगर कोई कुछ फैशन मुतारिफ कराएंगी तो लोग फॉलो करते हैं, जो आपके फॉलोअर हैं वो फॉलो करते हैं। तो जो जितनी भी सेलिब्रिटी है ना वो अगर किसी भी स्टाइल को कैरी करते हैं, अभी आपने देखा होगा आई गेस 90s के दौर में जो था वो तेरे नाम मूवी आई थी, हाँ, सेंटर वो बहुत ज़्यादा चला था, वो बहुत ज़्यादा चला था और हर बंदे की ख्वाहिश ये थी कि मुझे ऐसे बाल कटवाने हैं। फिर उसके बाद स्पाइक बाल आ गए, वो ऐसे खड़े खड़े सारे, फिर मॉक आ गया, साइडों से बिल्कुल गंजा है, हाँ, और पीछे एक टेल सी रखी हुई है इस तरीके से। अजय देवगन का बड़ा फेमस था स्टाइल। जी सर, वो उस चक्कर में मैंने भी 2-4 बाल स्ट्रेट करवाए थे कि मुझे भी ऐसा दिल था कि यहाँ तक पफ आना चाहिए पूरा ऊपर तक, लेकिन नहीं हो पाया, करली बाल इतने ज़्यादा थे तो वो नहीं हो पाया। बहरहाल ये सारे काम आपको करने चाहिए, बिकॉज छोटी सी जिंदगी है, इसमें आपको जो भी अच्छा लगता है जस्ट गो फॉर इट। नहीं सोचना चाहिए कि आपको सूट करेगा नहीं करेगा, आप ट्राई करें, सूट करेगा तो कैरी कर लीजिएगा, सूट नहीं करेगा तो छोड़ दीजिएगा। इतनी सिंपल सी फॉर्मूला रही सही कसर जो है वो अली पूरी कर देंगे। अली के पास जाएं और कंसल्टेशन करें, होपफुली कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि अपने कस्टमर्स को अली मुतमईन रखते हैं। तो रिलाई करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर आपको भी पता चल जाएगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं। अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड, और बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपके साथ। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।